नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 94 से 102 तक। गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 94 पर बात करने वाले हैं। ये सेक्शन इस बारे में है कि जब कोई बात लिख दी जाती है तो फिर जुबानी बातों की क्या अहमियत रह जाती है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन समझना बेहद जरूरी है। आज की हमारी चर्चा को हमने कुछ इस तरह से बांटा है। हम सेक्शन 94 के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इसके ज़रूरी हिस्सों को समझेंगे, देखेंगे कि ये असल में कैसे काम करता है, इसकी कानूनी अहमियत क्या है और आखिर में एग्जाम के लिए ज़रूरी रिवीजन पॉइंट्स पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए सेक्शन 94 के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेक्शन 94 चैप्टर 6 का हिस्सा है और इस चैप्टर का नाम ही है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी दस्तावेजी सबूत के सामने मौखिक सबूत को बाहर रखना। सच कहूं तो ये टाइटल ही इस सेक्शन की पूरी कहानी बयां कर देता है। अब देखते हैं कि कानून की भाषा में क्या लिखा है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ग्रांट या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन देन एक बार लिख लिया गया तो बस वही लिखा हुआ दस्तावेज ही सबसे बड़ा सबूत है। उसकी शर्तों को साबित करने के लिए आप कोई जुबानी गवाही नहीं दे सकते। चलिए अब इस सेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसके जरूरी हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। इस सेक्शन में 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, एक लिखित दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट का होना। दूसरी, उस दस्तावेज की शर्तों को साबित करने का हक सिर्फ और सिर्फ उसी दस्तावेज का है। और तीसरी, जो सबसे अहम है, दस्तावेज की शर्तों को साबित करने के लिए किसी भी तरह की जुबानी गवाही यानी ओरल एविडेंस को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। तो सोचिए कोर्ट में ये कैसे काम करता है। स्टेप 1, जज सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कोई लिखित दस्तावेज मौजूद है। स्टेप 2, अगर जवाब हाँ है तो कोर्ट कहती है कि भाई वही दस्तावेज पेश करो। स्टेप 3, उस दस्तावेज में लिखी बातों को लेकर किसी भी मौखिक गवाही को सुनने से मना कर दिया जाता है। सिंपल। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में कोर्ट की कार्यवाही में ये कानून कैसे लागू होता है। चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच एक कार बेचने का लिखित एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि कीमत 5 लाख रुपए है। बाद में कोर्ट में बेचने वाला यानी ए ये दावा करता है कि नहीं जी, बात तो 6 लाख में तय हुई थी। अब क्या होगा? यहाँ पर सेक्शन 94 लागू होगा। कोर्ट सेलर के जुबानी दावे को खारिज कर देगा और सिर्फ एग्रीमेंट में लिखे 5 लाख रुपए को ही मानेगा। इस विषय पर रूप कुमार वी मोहन थेदानी का केस एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि सेक्शन 94 का नियम एब्सोल्यूट है। एक बार शर्तें दस्तावेज में लिख दी गईं तो आप जुबानी गवाही से उन शर्तों को बदल नहीं सकते, न कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ घटा सकते हैं। इस पूरे सिद्धांत को एक लैटिन कहावत, एक लीगल मैक्सिम बहुत अच्छे से समझाती है, वर्बा वॉलेंट स्क्रिप्टा मैनेंट। इसका मतलब है कही हुई बातें हवा में उड़ जाती हैं पर लिखी हुई चीजें हमेशा रहती हैं। कानून भी इसी फिलॉसफी पर भरोसा करता है कि लिखी हुई बात इंसानी याददाश्त से कहीं ज्यादा पक्की और भरोसेमंद होती है। चलिए अब इस सेक्शन का पूरा संदर्भ और इसकी कानूनी अहमियत यानी एविडेंशियरी वैल्यू को समझते हैं। देखिए, ये कोई एकदम नया नियम नहीं है। ये पहले पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 91 और 92 में हुआ करता था। अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसे एक साथ मिलाकर सेक्शन 94 में डाल दिया गया है, लेकिन जो इसका मूल सिद्धांत है वो बिल्कुल वही है। एक बात जरूर याद रखिए, ये सबूत का एक नियम है, कोई अपराध नहीं, इसलिए इसमें किसी सजा का प्रावधान नहीं है। इसका असली मकसद लेन देन में एक निश्चितता लाना और धोखाधड़ी को रोकना है। ये बेस्ट एविडेंस रूल का एक बेहतरीन उदाहरण है जो कहता है कि कोर्ट के सामने सबसे अच्छा सबूत ही पेश किया जाना चाहिए और लिखे हुए दस्तावेज के मामले में सबसे अच्छा सबूत वो दस्तावेज खुद ही है।
और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको इंतजार रहता है, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के नजरिए से इस सेक्शन को कैसे तैयार करना है। देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा सेक्शन नंबर पर सवाल आ सकता है, या फिर बेस्ट एविडेंस रूल से जुड़ा कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। और मेंस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिसमें आपको सेक्शन 94 को अप्लाई करके दिखाना होगा। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बस 3 चीजें याद रखिए। पहली, सेक्शन नंबर 94। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट द बेस्ट एविडेंस रूल। और तीसरी, की केस लॉ रूप कुमार वर्सेस मोहन थिडानी। ये 3 बातें आपको याद रहनी चाहिए। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, सोचिए अगर कोई दस्तावेज खो जाए या नष्ट हो जाए तब क्या होगा? क्या उस स्थिति में उसकी शर्तों को साबित करने के लिए जुबानी सबूत दिए जा सकते हैं? इसका जवाब आपको सेकेंडरी एविडेंस से जुड़े सेक्शंस में मिलेगा, उन्हें जरूर पढ़िएगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बेहद अहम सेक्शन 95 को समझने वाले हैं। देखिए, ये सेक्शन रिटन डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस से जुड़ा है और जुडिशरी या एपीओ दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आज की हमारी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सेक्शन 95 के कोर रूल को समझेंगे, फिर इस प्रिंसिपल का स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे। उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी अदालतों ने इसे कैसे समझा है इस पर बात करेंगे। फिर नए और पुराने एक्ट की तुलना करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 95 के कोर रूल से। आखिर ये सेक्शन कहता क्या है? इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाए, यानी उसे बाहर रखा जाए जब मामला रिटन डॉक्यूमेंट का हो। ऐसा क्यों? ताकि लीगल ट्रांजैक्शंस में एक सर्टेनिटी बनी रहे, लोग बाद में अपनी बात से पलट ना सके। तो देखिए, सेक्शन 95 कहता है कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या किसी भी प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन की शर्तें सेक्शन 94 के तहत एक डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रूव हो चुकी हैं, तो उन पार्टीज के बीच कोई भी ओरल एविडेंस एडमिट नहीं किया जाएगा जो उस डॉक्यूमेंट की शर्तों को कॉन्ट्रडिक्ट, वेरी, ऐड टू या सब्ट्रैक्ट करें। सीधी और सरल भाषा में कहें तो जो लिख दिया गया वही फाइनल है। अब मुंह ज़बानी बातों से उसे बदला नहीं जा सकता। इस सेक्शन में ये 4 शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कॉन्ट्रडिक्ट, मतलब आप लिखी हुई बात के एकदम उलट कोई बात नहीं कह सकते। दूसरा है वेरी, मतलब आप उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। तीसरा ऐड टू, यानी आप कोई नई शर्त मौखिक तौर पर नहीं जोड़ सकते। और चौथा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब लिखी हुई किसी शर्त को आप हटा नहीं सकते। तो इन चारों कामों पर ओरल एविडेंस के जरिए रोक लगा दी गई है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये काम कैसे करता है, मतलब इसे लागू होने के लिए क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कोर्ट में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होती है। देखिए, सेक्शन 95 को लागू करने के लिए 4 मुख्य बातें हैं। पहली, एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरी, ये नियम सिर्फ डॉक्यूमेंट की पार्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच ही लागू होगा। तीसरी, ओरल एविडेंस पर तभी रोक है जब वो डॉक्यूमेंट की टर्म्स को बदलने की कोशिश करे। और चौथी, इस नियम के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर ये साबित करना हो कि डॉक्यूमेंट फ्रॉड से बना है या कोई अलग ओरल एग्रीमेंट है जो डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं, तो वहां ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। मान लीजिए ए ने बी को अपना घर 50 लाख रुपए में बेचा और इसकी एक प्रॉपर रिटन एंड रजिस्टर्ड सेल डीड भी बनी। अब कुछ महीने बाद ए कोर्ट में कहता है कि अरे, हमारे बीच तो एक ओरल एग्रीमेंट भी हुआ था कि बी मुझे 5 लाख रुपए और देगा। यहाँ पर सेक्शन 95 सामने आएगा और कोर्ट ए के इस ओरल एविडेंस को बिल्कुल नहीं मानेगी, क्योंकि ये रिटन सेल डीड को सीधे सीधे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि हमारी कोर्ट्स ने, हमारी जुडिशरी ने इस सेक्शन की व्याख्या कैसे की है। इसके लिए हम कुछ लैंडमार्क केस लॉज और लीगल मैग्जिम्स पर नजर डालेंगे जो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देंगे। इस सब्जेक्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट केस है रूप कुमार बनाम मोहन थिडानी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यही था कि क्या ओरल एविडेंस एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड कर सकता है। कोर्ट ने साफ साफ कहा बिल्कुल नहीं।
रिटन टर्म्स ही कंक्लूसिव होती हैं और ओरल एविडेंस पर जो रोक है वो बहुत सख्त है, जब तक कि आप सेक्शन 95 के तहत कोई एक्सेप्शन प्रूव न कर दें। दो और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। पहला है गंगाबाई बनाम छबूबाई। ये केस एक एक्सेप्शन को हाईलाइट करता है। इसमें कहा गया कि ओरल एविडेंस ये प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट खुद ही इनवैलिड है, मान लीजिए कि वो फ्रॉड से बनवाया गया था। और दूसरा केस है एस शक्तिवेल बनाम एम वेणुगोपाल पिल्लई, जिसने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि रिटन टर्म्स ही फाइनल होंगी जब तक कि कोई लीगल एक्सेप्शन ना हो। इस पूरे सेक्शन के पीछे जो फिलॉसफी है उसे एक लैटिन लीगल मैक्सिम से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, वर्बा वोलेंट स्क्रिप्टा मैनेंट। इसका मतलब है बोले हुए शब्द उड़ जाते हैं, लिखे हुए शब्द रह जाते हैं। ये मैक्सिम हमें बताता है कि कानून की नज़र में रिटन एविडेंस ज़्यादा रिलायबल और परमानेंट होता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं, नए और पुराने कानून की तुलना। एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना बहुत ही क्रिटिकल है कि नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये प्रोविजन पुराने कानून के किस सेक्शन की जगह पर आया है। इसे बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 95 पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 92 के बराबर है। ये एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नए कानून में सिर्फ सेक्शन नंबर बदला है, जो कोर प्रिंसिपल है वो बिल्कुल वही है। चलिए अब इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है और इस पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन। अच्छा, एग्जाम के लिए कुछ टिप्स। प्रीलिम्स में सेक्शन 95 के मेन रूल और उसके एक्सेप्शंस जैसे फ्रॉड या मिस्टेक पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेंस में आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको ये रूल अप्लाई करना होगा। और हाँ, एक प्रो टिप, अपने मेंस के आंसर में रूप कुमार बनाम मोहन थेडानी केस को जरूर कोट करें, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो क्विक रिवीजन के लिए 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली, सेक्शन 95 BSA 2023। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करना। और तीसरी, इसके पीछे का की प्रिंसिपल, लिखे हुए शब्द बोले हुए शब्दों से ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये था सेक्शन 95 का एक डिटेल्ड एनालिसिस। जुडिशरी, APO और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर ऐसे ही फोकस्ड कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 2 बहुत ही दिलचस्प और हाँ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को समझने वाले हैं, सेक्शन 96 और 97। देखिए, ये दोनों सेक्शंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी दस्तावेजी साक्ष्य से जुड़े हैं और जुडिशरी या APO एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम सीधे चलेंगे सेक्शन 96 पर, जो पेटेंट एम्बिग्युइटी की बात करता है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन 97 जो अनएम्बिग्युअस डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। और हाँ, सबसे जरूरी, इन दोनों सेक्शंस की तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एग्जाम के लिए इन्हें कैसे तैयार करना है। अब देखिए, किसी भी लीगल केस में जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत मजबूत सबूत माने जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर किसी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज ही क्लियर न हो, अस्पष्ट हो, या फिर इसका उल्टा सोचें, अगर लैंग्वेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो क्या कोई उसे चैलेंज कर सकता है? इन्हीं 2 सवालों के जवाब हमें मिलते हैं सेक्शन 96 और 97 में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 96 की। ये सेक्शन डील करता है पेटेंट एम्बिग्युइटी से। अब ये पेटेंट एम्बिग्युइटी क्या है? ये वो सिचुएशन है जहां किसी डॉक्यूमेंट में जो गड़बड़ी है, जो कमी है, वो पहली ही नज़र में साफ साफ दिख जाती है। सेक्शन 96 का जो कोर प्रिंसिपल है वो एकदम सीधा और साफ है। ये कहता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज अपने आप में ही एम्बिग्युअस है या डिफेक्टिव है, मतलब पढ़ते ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर उस एम्बिग्विटी को एक्सप्लेन करने के लिए या उस कमी को ठीक करने के लिए आप कोई भी बाहरी सबूत नहीं दे सकते। नो एक्सटर्नल एविडेंस अलाउड। आइए इसके जो कीवर्ड्स हैं उन्हें तोड़कर समझते हैं। पहला, पेटेंट एम्बिग्विटी। इसका मतलब है वो एम्बिग्विटी जो डॉक्यूमेंट के फेस पर ही दिख रही है, छुपी हुई नहीं है, एकदम जाहिर है।
दूसरा, डिफेक्टिव लैंग्वेज, मतलब डॉक्यूमेंट में ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो अनसर्टन हैं, इनकम्प्लीट हैं। और तीसरा, एब्सोल्यूट बार, इसका मतलब है कि ऐसी गलती को सुधारने के लिए आप कोई भी ओरल या एक्सटर्नल एविडेंस नहीं दे सकते, पूरा प्रतिबंध है। जैसे मान लीजिए एक विल में लिखा है, मैं अपनी प्रॉपर्टी डैश को देता हूं, और नाम की जगह खाली छोड़ दी, तो ये क्या है? ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है पेटेंट एम्बिग्विटी का। तो अब सवाल उठता है कि कोर्ट में इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट ये देखेगा कि डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में एम्बिग्युअस है। जैसे ये साबित होता है, कोर्ट एक स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजनरी रूल लगा देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। और आखिर में अगर वो एम्बिग्युइटी बहुत सीरियस है तो वो डॉक्यूमेंट अनएन्फोर्सेबल हो सकता है, यानी उसे लागू ही नहीं किया जा सकेगा। इस पूरे प्रिंसिपल को एक लीगल मैक्सिम बहुत अच्छे से समराइज करता है, एम्बिग्विटास पेटेंस नुल्ला वेरिफिकेशो एस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पेटेंट एम्बिग्विटी यानी जो एम्बिग्विटी साफ साफ दिख रही है, उसे एविडेंस देकर वेरीफाई या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात, जो गड़बड़ी सामने है उसे बाद में सबूत देकर सुधारा नहीं जा सकता। इसी पॉइंट पर एक लैंडमार्क केस है, केशव लाल लल्लू भाई पटेल वीएस लाल भाई त्रिकुमला लाल्स मिल्स लिमिटेड। इस केस में कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया था कि एक पेटेंट एम्बिग्विटी को एक्सटर्नल एविडेंस से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इस जजमेंट ने सेक्शन 96 के इस स्ट्रिक्ट रूल को और भी पक्का कर दिया। चलिए अब आते हैं सेक्शन 97 पर। ये सेक्शन 96 की बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। यहाँ हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जिनकी लैंग्वेज एकदम क्लियर होती है। तो सेक्शन 97 का कोर प्रिंसिपल क्या है? ये कहता है कि जब किसी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज एकदम साफ है और वो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर एक्यूरेटली अप्लाई भी हो रही है, तो आप कोई भी सबूत ये दिखाने के लिए नहीं दे सकते कि नहीं इसका मतलब तो कुछ और था, या हमारा इरादा इसे इन फैक्ट्स पर अप्लाई करने का नहीं था। इसके भी की एलिमेंट्स को समझते हैं। पहला, क्लियर लैंग्वेज, मतलब डॉक्यूमेंट में जो टर्म्स हैं वो प्लेन है, सर्टेन है, अनएम्बिग्युअस है। दूसरा, एक्यूरेट एप्लीकेशन, यानी डॉक्यूमेंट जो असल में फैक्ट्स हैं, जो सिचुएशन है, उससे परफेक्टली मैच करता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बार ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि अब आप कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे सकते जो डॉक्यूमेंट की एप्लीकेबिलिटी को डिनाई करे या ये दिखाए कि पार्टीज का इंटेंशन कुछ और था। तो इसका लॉजिकल प्रोसेस भी एकदम सीधा है। जब कोर्ट के सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसकी लैंग्वेज क्लियर है और फैक्ट्स पर अप्लाई हो रही है, तो कोर्ट ये मानकर चलती है कि वो डॉक्यूमेंट ही फाइनल प्रूफ है। अब कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस उसे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और आखिर में क्या होगा? डॉक्यूमेंट को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा जैसा वो लिखा है, वर्ड फॉर वर्ड। इससे लीगल ट्रांजैक्शंस में सर्टेनिटी बनी रहती है। यहाँ भी एक बहुत रेलेवेंट लीगल मैक्सिम है, एक्सप्रेसम फासिट सेसारे तासितम। इसका मतलब है व्हाट इज एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूड्स व्हाट इज इम्प्लाइड, यानी जो बात साफ साफ लिख दी गई है वो किसी भी छुपे हुए या इम्प्लाइड मीनिंग को खत्म कर देती है। जब टर्म्स एक्सप्लिसिटली लिखे हैं तो फिर शायद ये मतलब होगा कि कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रिंसिपल को रूप कुमार वी मोहन थेडानी के केस ने और भी मजबूत किया। कोर्ट ने इसमें होल्ड किया कि एक डॉक्यूमेंट में जो क्लियर रिटन टर्म्स हैं उन्हें ओरल एविडेंस देकर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये केस क्लियर रिटन डॉक्यूमेंट्स की फाइनलिटी को रीअफर्म करता है। अच्छा, अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, खासकर एग्जाम की तैयारी के लिए। हम सेक्शन 96 और सेक्शन 97 की साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे ताकि इनके बीच का जो फर्क है वो एकदम क्लियर हो जाए। चलिए इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट, लैंग्वेज का नेचर। सेक्शन 96 में लैंग्वेज कैसी है? एम्बिग्युअस, वो भी पेटेंट। और सेक्शन 97 में एकदम क्लियर और डेफिनेट। दूसरा पॉइंट, एविडेंस। सेक्शन 96 में एविडेंस अलाउ नहीं है, किस लिए? क्लैरिफाई करने के लिए। और सेक्शन 97 में भी एविडेंस अलाउ नहीं है, किस लिए? कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। देखिए कितना बड़ा फर्क है। अब आते हैं रिजल्ट पर। सेक्शन 96 में डॉक्यूमेंट फेल हो सकता है, लेकिन सेक्शन 97 में डॉक्यूमेंट को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। और आखिर में प्रिंसिपल क्या है? सेक्शन 96 का प्रिंसिपल है डिफेक्ट्स को क्योर नहीं करना, जबकि सेक्शन 97 का प्रिंसिपल है क्लैरिटी को डिनाई नहीं करना। तो कुल मिलाकर
ये दोनों सेक्शंस मिलकर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की इंटेग्रिटी यानी उसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं। सेक्शन 96 ये पक्का करता है कि डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को बाद में सबूतों से आर्टिफिशियली ठीक न किया जाए, और सेक्शन 97 ये पक्का करता है कि जो क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अंडरमाइन न किया जाए। दोनों मिलकर लॉ में सर्टेनिटी और कंसिस्टेंसी लाते हैं। तो चलिए अब अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम जुडिशरी और ईपीओ एग्जाम्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे और एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सवाल कैसे बन सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं इन रूल्स पर, लेकिन मेंस में पेटेंट एम्बिग्विटी पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और उसे एनालाइज करने को कहा जाएगा। चलिए अब एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। बस ये 2-3 बातें याद रख लीजिए। सेक्शन 96 का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? एविडेंस एक फ्लॉड डॉक्यूमेंट को क्योर नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। और सेक्शन 97 का एविडेंस एक क्लियर डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, उसका खंडन नहीं कर सकता। एक का प्रिंसिपल है ड्राफ्टिंग में प्रिसिजन लाना, दूसरे का प्रिंसिपल है ट्रांजैक्शंस में सर्टेनिटी लाना। और एग्जाम इंपॉर्टेंस दोनों की हाई है। और इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले एक सवाल, जरा सोचिएगा कि ये दोनों रूल्स मिलकर ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जस्टिस बाद में की गई इंटरप्रिटेशन पर नहीं बल्कि पार्टीज के क्लियर इंटेंशन पर आधारित हो। इस पर सोचेंगे तो इन सेक्शंस की समझ और भी गहरी होगी। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। चलिए आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प सेक्शंस को डिकोड करते हैं, सेक्शंस 98 और 99। ये सेक्शंस एक ऐसी कानूनी पहेली को सुलझाते हैं जिसे कहते हैं लेटेंट एम्बिग्विटी या प्रच्छन्न संदिग्धता। तो आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लेटेंट एम्बिग्विटी आखिर है क्या। फिर सेक्शन 98 और 99 को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच का जो क्रूशियल डिफरेंस है उस पर बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए, कानून का एक गोल्डन रूल है, जो लिखा है वही माना जाएगा, यानी ओरल एविडेंस की जगह नहीं होती। पर सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां लिखे हुए शब्द तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, लेकिन जब आप उन्हें असलियत में अप्लाई करते हैं तो वो फिट ही नहीं बैठते। बस यहीं से शुरू होती है लेटेंट एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम। तो ये लेटेंट एम्बिग्यूटी है क्या? देखिए, इसका मतलब है छिपी हुई कंफ्यूजन। यानी जब आप डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो सब ठीक लगता है, कोई गड़बड़ नहीं दिखती। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप उस डॉक्यूमेंट की बात को बाहर की दुनिया यानी फैक्ट्स पर अप्लाई करते हैं। तभी ये छिपी हुई उलझन सामने आती है और इसे सुलझाने के लिए हमें बाहरी सबूतों की जरूरत पड़ती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने हमें 2 पावरफुल टूल्स दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टूल से, यानी सेक्शन 98 से, जो डील करता है अनमीनिंग लैंग्वेज के साथ। सेक्शन 98 क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी डॉक्यूमेंट की भाषा अपने आप में तो बिल्कुल साफ हो, लेकिन मौजूदा फैक्ट्स के हिसाब से वो अर्थहीन यानी मीनिंगलेस हो जाए, तो सबूत दिया जा सकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो लिखे हुए शब्द तो ठीक हैं, पर असलियत में उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो सेक्शन 98 को अप्लाई करने के लिए हमें 4 चीजें चेक करनी होंगी। नंबर 1, डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज बिल्कुल प्लेन और क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, जब इस लैंग्वेज को फैक्ट्स पर अप्लाई करें तो वो बेमतलब हो जाए। नंबर 3, ये जो कंफ्यूजन है ये डॉक्यूमेंट के अंदर से नहीं बल्कि बाहरी फैक्ट से पैदा होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोर्ट ओरल एविडेंस अलाउ करेगा। चलिए इसको एक क्लासिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिचुएशन ये है कि ए एक वसीयत बनाता है। उसमें लिखता है, मैं अपना कैलकाटा वाला घर जो मैंने 2020 में खरीदा था देता हूँ। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ए का कैलकाटा में तो कोई घर है ही नहीं। हाँ, लेकिन हावड़ा में एक घर जरूर है जो उसने 2020 में ही खरीदा था। अब देखिए, वसीयत के शब्द तो क्लियर हैं, कोलकाता का घर, पर फैक्ट्स के हिसाब से ये बात बेमतलब है क्योंकि वहां घर है ही नहीं। ऐसे में कोर्ट क्या करेगा?
कोर्ट एविडेंस अलाउ करेगा ये साबित करने के लिए कि कैलकाटा लिखना एक गलती थी और असल में इंटेंशन हावड़ा के घर का था। ऐसा इसलिए ताकि वसीयत का असली मकसद पूरा हो सके। ये पूरा सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैग्जिम पर बेस्ड है, वर्बा इंटेंशोनी डेबिंट इंसर्वेरे। इसका सिंपल सा मतलब है कि शब्दों को इंटेंशन यानी इरादे को पूरा करना चाहिए। लॉ कहता है कि सिर्फ शब्द नहीं, शब्दों के पीछे की असली नियत ज्यादा मायने रखती है। इसी प्रिंसिपल को राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लैंडमार्क केस में भी कंफर्म किया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि एक डॉक्यूमेंट में अगर लेटेंट एम्बिग्युइटी है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक्सटर्नल एविडेंस अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 98। अब आते हैं लेटेंट एम्बिग्युइटी के दूसरे टाइप पर और उसके सोल्यूशन पर, जो हमें मिलता है सेक्शन 99 में। ये सेक्शन तब काम आता है जब डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज एक से ज्यादा चीजों पर अप्लाई हो रही हो। तो सेक्शन 99 क्या कहता है? ये कहता है कि जब एक डॉक्यूमेंट की भाषा ऐसी हो जो कई अलग अलग लोगों या चीजों पर फिट बैठ सकती हो, तब एविडेंस देकर ये बताया जा सकता है कि उनमें से किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही थी। यानी यहाँ शब्द गलत नहीं है, बस उनके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो सेक्शन 99 कब पिक्चर में आता है? पहला, जब डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन एक से ज्यादा चीजों पर अप्लाई हो। दूसरा, लिखने वाले का इंटेंशन उनमें से सिर्फ एक को पॉइंट आउट करना था। तीसरी बात, इसी मल्टीपल एप्लीकेशन की वजह से एक लेटेंट एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाती है। और चौथा, इस एम्बिग्युइटी को आखिरकार कोर्ट एविडेंस अलाउ करके सॉल्व करता है ताकि सही चीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। आइए अब सेक्शन 99 को भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, ए एक सेल डीड बनाता है, उसमें लिखा है मैं अपना सिविल लाइंस नागपुर वाला प्लॉट बेच रहा हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ए के तो सिविल लाइंस नागपुर में 2 प्लॉट्स हैं, प्लॉट ए और प्लॉट बी। अब ये डिस्क्रिप्शन तो दोनों प्लॉट्स पर आराम से फिट हो रहा है, तो कौन सा प्लॉट बेचा जा रहा है? यहां एम्बिग्युइटी क्रिएट हो गई। ऐसे में कोर्ट एविडेंस अलाउ करेगा, जैसे कि सेल से पहले की बातचीत या कोरिस्पोंडेंस, ये पता लगाने के लिए कि ए का इंटेंशन इन दोनों में से कौन सा वाला प्लॉट बेचने का था। सेक्शन 99 एक और इम्पॉर्टेंट लीगल मैग्जिम पर चलता है, आइड सर्टम इस्ट कॉर्ड सर्टन रेडी पोटेस्ट। इसका मतलब है वो चीज सर्टन मानी जाती है जिसे सर्टन बनाया जा सकता है। यानी अगर कोर्ट एविडेंस की मदद से कंफ्यूजन को दूर करके क्लैरिटी ला सकता है तो उस डॉक्यूमेंट को वैलिड माना जाएगा। रूप कुमार वर्सेस मोहन थेदानी के केस में भी यही बात कही गई कि कुछ लिमिटेड केसेस में डॉक्यूमेंट के सब्जेक्ट मैटर को पहचानने के लिए एक्सटर्नल एविडेंस अलाउ किया जा सकता है। ये बिल्कुल सेक्शन 99 के प्रिंसिपल से मिलता है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। यानी सेक्शन 98 और सेक्शन 99 के बीच का आखिर डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सेक्शन 98 और सेक्शन 99 में आखिर फर्क क्या है? दोनों ही लेटेंट एम्बिग्युइटी से डील करते हैं, तो इनको अलग-अलग क्यों रखा गया है? इस टेबल को ध्यान से देखिए, इससे सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखिए, सेक्शन 98 की प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं रॉन्ग एड्रेस, मतलब शब्दों में जो पता लिखा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए एविडेंस चाहिए सही एड्रेस का मतलब समझाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 99 की प्रॉब्लम है वन नेम 2 एड्रेसेस। यहाँ पता बिल्कुल सही है पर उस नाम के 2 पते हैं। यहाँ एविडेंस चाहिए ये पहचानने के लिए कि इन दोनों में से कौन से एड्रेस की बात हो रही है। तो एक का पर्पस है शब्दों को मीनिंग देना और दूसरे का पर्पस है सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। बस यही इनका कोर डिफरेंस है। चलिए अब फाइनल सेगमेंट में आते हैं, एग्जाम फोकस एंड रिवीजन। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए इन सेक्शन से क्या याद रखना है, इस पर बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप याद रखिए, प्रीलिम्स में आपसे सीधा सेक्शन नंबर पूछ सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है जहां आपको सेक्शन 98 और 99 के बीच डिफरेंशिएट करना होगा। इसलिए जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 3 बातें बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, सेक्शंस 98 और 99 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हैं। दूसरा, इनका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों लेटेंट एम्बिग्युइटी के केस में ओरल एविडेंस अलाउ करते हैं। और तीसरा, एग्जाम के लिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जुडिशरी, एपीओ और बाकी लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही फोकस लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ कनेक्टेड रहिए। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के दो बहुत ही दिलचस्प सेक्शंस पर, सेक्शन 100 और 101। देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों सेक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन से जुड़े हैं और जुडिशरी या एपीओ एग्जाम्स के लिए इन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब कोई अदालत किसी दस्तावेज में जो लिखा है उससे आगे जाकर उसका मतलब निकाले? सोचिए, अगर किसी लीगल डॉक्यूमेंट की भाषा ही उलझी हुई हो या उसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हों, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? बस इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 100 और 100 में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पहला कानूनी टूल है वो है सेक्शन 100। ये डील करता है लेटेंट एम्बिग्युइटी से। अब ये लेटेंट शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है छिपी हुई। ये अस्पष्टता छिपी हुई क्यों है? क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो पहली नज़र में सब कुछ ठीक लगता है। प्रॉब्लम तब सामने आती है जब हम उस डॉक्यूमेंट के शब्दों को असल दुनिया के फैक्ट्स पर लागू करने की कोशिश करते हैं। अब जरा बेयर एक्ट की भाषा देखते हैं। ये कहता है जब किसी दस्तावेज में इस्तेमाल की गई भाषा आंशिक रूप से मतलब पार्टली एक सेट ऑफ फैक्ट्स पर लागू हो और पार्टली दूसरे सेट ऑफ फैक्ट्स पर लागू हो, लेकिन दोनों में से किसी पर भी पूरी तरह से लागू ना हो, तो सबूत दिया जा सकता है ये दिखाने के लिए कि असल में इरादा कौन से फैक्ट्स की तरफ था। अब इसे अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट दो अलग अलग चीज़ों पर आधा अधूरा सा फिट हो रहा है, तो सबूत देकर ये साफ किया जा सकता है कि लिखने वाले का असली इरादा क्या था। चलिए अब इस सेक्शन के जो जरूरी तत्व हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है ड्यूअल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट की भाषा दो अलग अलग फैक्ट्स पर थोड़ी थोड़ी लागू हो रही है। दूसरा इनकम्प्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब भाषा दोनों में से किसी भी फैक्ट पर परफेक्टली फिट नहीं बैठ रही। तीसरा लेटेंट एम्बिग्विटी, मतलब जो अस्पष्टता है वो बाहरी हालात से पैदा हो रही है, डॉक्यूमेंट के शब्दों से नहीं। और चौथा एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। कानून कहता है कि ऐसी सिचुएशन में कोर्ट सबूत को एडमिट कर सकती है ताकि पार्टी का असली इरादा पता चल सके। चलिए इसे एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है कि वो मेरा सफ़ेद घोड़ा बी को बेचेगा। अब जब आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें बाहर से पता चलता है कि ए के पास तो एक नहीं बल्कि दो सफ़ेद घोड़े हैं। अब देखिए, यहाँ एक लेटेंट एम्बिग्युइटी यानी छिपी हुई अस्पष्टता पैदा हो गई। तो सेक्शन 100 ये कहता है कि इस बात का सबूत दिया जा सकता है कि ए असल में कौन सा वाला घोड़ा बेचना चाहता था। तो ये तो थी कहानी सेक्शन 100 की। अब आते हैं हमारे दूसरे कानूनी टूल पर, सेक्शन 101। ये उस अस्पष्टता से डील करता है जो छिपी हुई नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंट को पढ़ते ही साफ साफ दिख जाती है। इसे हम लिंग्विस्टिक एम्बिग्विटी कहते हैं। ये तब होता है जब डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किए गए शब्द, अक्षर या चिन्ह ही अपने आप में अनक्लियर हों। देखिए, सेक्शन 101 का जो मेन पार्ट है वो ये कहता है कि कुछ खास तरह की भाषा का मतलब समझाने के लिए सबूत दिया जा सकता है, जैसे कि इलेजिबल कैरेक्टर्स, मतलब ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा ना जा सके। फॉरेन और ऑब्सोलेट वर्ड्स, मतलब कोई विदेशी शब्द या ऐसे पुराने शब्द जो अब इस्तेमाल में नहीं है। टेक्निकल एक्सप्रेशंस, जैसे किसी डॉक्टर या इंजीनियर के अपने फील्ड के शब्द। या फिर एब्रिविएशंस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स। अब अगर इसके मुख्य तत्वों को देखें तो पहला है नेचर ऑफ लैंग्वेज, मतलब डॉक्यूमेंट में कोई खास या अस्पष्ट शब्दावली यूज हुई है। दूसरा है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस कवर्ड, इसमें वो सभी तरह के शब्द शामिल हैं जो हमने अभी अभी देखे। तीसरा एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, मतलब को साफ करने के लिए बाहर से सबूत लाया जा सकता है। और चौथा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, नो कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब है कि जो सबूत दिया जा रहा है वो सिर्फ शब्दों का मतलब समझाएगा, वो डॉक्यूमेंट की शर्तों को बदलेगा नहीं या उन्हें काटेगा नहीं। इसका भी एक बहुत ही सीधा साधा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंच भाषा में लिखा है। अब अगर कोर्ट को या किसी पार्टी को फ्रेंच नहीं आती तो क्या होगा?
सेक्शन 101 के तहत एक ट्रांसलेटर को बुलाया जा सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का सही मतलब समझा सके। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ट्रांसलेटर कॉन्ट्रैक्ट को बदल नहीं रहा है, वो सिर्फ उसे समझने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने बेयर एक्ट को समझा, लेकिन कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो कोर्ट्स में जिंदा होता है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और लीगल मैक्सिम्स पर नजर डालते हैं जो इन सेक्शंस की व्याख्या को और भी साफ कर देंगे। ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सेक्शन 100 के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क केस है रूप कुमार बनाम मोहन थेडानी। इस केस में कोर्ट ने एक सिद्धांत तय किया कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट में कोई छिपी हुई अस्पष्टता यानी लेटेंट एम्बिग्विटी हो तो उसे साफ करने के लिए बाहरी सबूत यानी एक्सटर्नल एविडेंस को अलाउ किया जा सकता है। ये केस सेक्शन 100 के बिल्कुल कोर आइडिया को कंफर्म करता है। अच्छा, सेक्शन 100 जो है वो एक बहुत पुराने और फंडामेंटल कानूनी सूत्र पर आधारित है। चलिए इस मैक्सिम को ध्यान से समझते हैं। एम्बिग्विटास लैटेंस वेरिफारी पोस्टिस्ट। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि जो अस्पष्टता छिपी हुई है उसे सबूतों के द्वारा समझाया या वेरीफाई किया जा सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जस्टिस का एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि कोर्ट को सच्चाई तक पहुंचने के लिए सिर्फ लिखे हुए शब्दों से बंद कर नहीं रहना चाहिए, खासकर तब जब वो शब्द गुमराह कर रहे हों। अब बात करते हैं सेक्शंस 101 से जुड़े एक महत्वपूर्ण केस की। यह है एस शक्तिवेल बनाम एम वेणुगोपाल पिल्लई का मामला। इसमें कोर्ट ने ये माना कि कोर्ट्स टेक्निकल एक्सप्रेशंस की व्याख्या सबूतों की मदद से कर सकती हैं, खासकर जब वो शब्द किसी खास बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हों जिनका मतलब शायद एक आम आदमी को ना पता हो। सेक्शन 101 के पीछे जो कानूनी सूत्र काम करता है वो है वर्बा इंटेंशियोने डिबेंट इन सर्विरे। इसका मतलब है कि शब्दों को इरादे की सेवा करनी चाहिए। ये मैक्सिम हमें याद दिलाता है कि कानून का असली मकसद क्या है। मकसद है दस्तावेज बनाने वाले के असली इरादे को लागू करना, और अगर शब्द ही साफ नहीं है तो इरादे को समझने के लिए उनका मतलब साफ करना जरूरी है। बस यही काम सेक्शन 101 करता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह है सेक्शन 100 और सेक्शन 101 के बीच एक सीधी तुलना। मैं कहूंगा कि ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर अक्सर पूछा जाता है, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा। तो चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ इशू। देखिए, सेक्शन 100 में जो प्रॉब्लम है वो डॉक्यूमेंट और बाहरी फैक्ट्स के बीच मिसमैच की है, जबकि सेक्शन 101 में प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज में ही है। दूसरा, टाइप ऑफ एम्बिग्विटी। सेक्शन 100 है लेटेंट एम्बिग्विटी के लिए जो छिपी हुई है, और सेक्शन 101 है लिंग्विस्टिक एम्बिग्विटी के लिए जो भाषा में ही साफ साफ दिख रही है। तीसरा और सबसे बड़ा अंतर पर्पस। सेक्शन 100 का मकसद ये पता लगाना है कि लिखने वाले का इरादा किन फैक्ट्स को लेकर था, वहीं सेक्शन 101 का मकसद सिर्फ उन मुश्किल वर्ड्स का मतलब साफ करना है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब हमने इन दोनों सेक्शंस को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए आखिर में उन मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो जुडिशरी और एपीओ की तैयारी करने वालों के लिए एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा काम के हैं। यहाँ पर एक एग्जाम टिप याद रखिए। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट सेक्शन नंबर पर सवाल आ सकता है, जैसे लेटेंट एम्बिग्विटी किस सेक्शन में है, तो जवाब है सेक्शन 100। अब मेंस के लिए खास तौर पे तैयार रहिए। आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें एक सिचुएशन दी होगी और आपको तय करना होगा कि ये लेटेंट एम्बिग्विटी का केस है या लिंग्विस्टिक एम्बिग्विटी का। और हाँ, सेक्शन 100 और 101 की तुलना करते हुए एक शॉर्ट नोट लिखने का सवाल तो बहुत ही कॉमन है। चलिए एक बहुत ही तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। बस 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी है। पहला, कोर कॉन्सेप्ट। सेक्शन 100 का मतलब है फैक्ट्स का मिसमैच और सेक्शन 101 का मतलब है भाषा की गड़बड़ी। दूसरा, टाइप ऑफ एम्बिग्विटी। सेक्शन 100 में लेटेंट, सेक्शन 101 में लिंग्विस्टिक। और तीसरा, पर्पस। सेक्शन 100 का मकसद सही फैक्ट्स को पहचानना है, जबकि सेक्शन 101 का मकसद सिर्फ वर्ड्स का मतलब समझाना है। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरी कानून से जुड़ी परीक्षाओं पर ऐसी ही और जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शंस 102 और 103 को
डिटेल में समझने वाले हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही सेक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस से चैलेंज किया जा सके? क्या ये मुमकिन है? चलिए आज के इस सेशन में इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले एविडेंस के कोर रूल को समझेंगे, फिर देखेंगे सेक्शन 102 थर्ड पार्टी राइट्स के बारे में क्या कहता है। उसके बाद सेक्शन 103 जो विल्स को सेफगार्ड करता है उस पर बात करेंगे। फिर इन दोनों सेक्शंस का कंपैरिजन करेंगे और आखिर में एग्जाम फोकस और एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चैप्टर 6 के कोर प्रिंसिपल को समझना होगा, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस 102 और 103 उसी कोर रूल के एक्सेप्शंस हैं। तो देखिए, एविडेंस एक्ट का चैप्टर 6 एक बहुत ही फंडामेंटल रूल सेट करता है। वो रूल ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट की टर्म्स को लिख लिया गया है और उसे प्रूव कर दिया गया है, तो फिर कोई भी ओरल एविडेंस मतलब मौखिक गवाही उस डॉक्यूमेंट की टर्म्स को कॉन्ट्रडिक्ट करने, वेरी करने, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं दी जा सकती। मतलब सीधी सी बात है, रिटन डॉक्यूमेंट इज किंग। दस्तावेजी साक्ष्य को ही सर्वोच्च माना जाएगा। लेकिन जैसा कानून में हमेशा होता है, हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन भी होता है। तो इस रूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है सेक्शन 102 जो थर्ड पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखें तो वो कहती है कि ऐसे लोग जो किसी डॉक्यूमेंट के पार्टीज नहीं हैं, मतलब थर्ड पार्टी हैं, वो उन फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं जो एक कंटेम्परेनियस अग्रीमेंट को दिखाते हैं जो उस डॉक्यूमेंट की टर्म्स को वेरी करता हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा? चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो सेक्शन 102 को समझने के लिए इसके कीवर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मतलब एविडेंस देने वाला व्यक्ति डॉक्यूमेंट का पार्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक कंटेम्पोरेनियस अग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि ओरल अग्रीमेंट उसी समय मौजूद होना चाहिए जब रिटन डॉक्यूमेंट बना था। और तीसरा, वेरिएशन ऑफ टर्म्स, मतलब वो ओरल अग्रीमेंट रिटन टर्म्स को मॉडिफाई करता हो और उस थर्ड पार्टी के राइट्स पर असर डालता हो। अच्छा, सेक्शन 102 के पीछे का जो लीगल प्रिंसिपल है वो इस मैग्जिम में छिपा है, रेस इंटर एलियोस एक्टा अल्टेरी नोसेरे नॉन डेबिट। इसका सीधा सा मतलब है कि दो लोगों के बीच हुई डील या ट्रांजैक्शन किसी तीसरे यानी थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बहुत ही लॉजिकल बात है ना? चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उन्होंने आपस में एक ओरल साइड एग्रीमेंट भी किया है और ये साइड एग्रीमेंट सी के प्रॉपर्टी राइट्स पर असर डाल रहा है। अब सी तो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है नहीं, तो क्या वो चुपचाप नुकसान सहेगा? नहीं। यहीं पर सेक्शन 102C को पावर देता है कि वो कोर्ट में जाकर उस ओरल एग्रीमेंट का एविडेंस दे सके और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। इस प्रिंसिपल को बाय हीरा देवी वी ऑफिशियल असाइनी ऑफ बॉम्बे के लैंडमार्क जजमेंट में भी अपहोल्ड किया गया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि थर्ड पार्टीज अपने अधिकारों को बचाने के लिए एविडेंस दे सकती हैं, भले ही वो ओरिजिनल पार्टीज के बीच के डॉक्यूमेंट की टर्म्स को वेरी क्यों ना करता हो। सो द क्रूशियल पॉइंट इज थर्ड पार्टी का प्रोटेक्शन। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो सेक्शन 102 की एविडेंशरी वैल्यू क्या है? देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के स्ट्रिक्ट रूल का एक एक्सेप्शन है। ये थर्ड पार्टीज को इनजस्टिस से बचाता है। इसका स्कोप लिमिटेड है, ये ओरिजिनल पार्टीज के बीच अप्लाई नहीं होता और ये रिटन डॉक्यूमेंट्स की सैंक्टिटी और आउटसाइडर्स के साथ फेयरनेस के बीच एक बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो सेक्शन 102 था लोगों के लिए एक्सेप्शन। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए सेफगार्ड की, और वो डॉक्यूमेंट है विल्स यानी वसीयत। और यहीं पर पिक्चर में आता है सेक्शन 103। सेक्शन 103 असल में एक सेविंग क्लॉज है। अब सेविंग क्लॉज क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोविजन है जो किसी स्पेशल लॉ को जनरल लॉ के इफेक्ट से बचाता है। तो सेक्शन 103 साफ साफ कहता है कि एविडेंस एक्ट के इस चैप्टर की कोई भी बात इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के प्रोविजंस पर असर नहीं डालेगी जब बात विल्स के कंस्ट्रक्शन यानी उनकी व्याख्या की हो। तो इसके कीवर्ड्स को भी क्विकली ब्रेक डाउन कर लेते हैं। पहला, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ विल्स यानी वसीयतों पर ही अप्लाई होता है। दूसरा, जैसा मैंने बताया, ये एक सेविंग क्लॉज है।
और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्पेशल लॉ प्रिवेल्स, मतलब अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडियन सक्सेशन एक्ट ही एविडेंस एक्ट पर भारी पड़ेगा। और ये भी एक बहुत ही वेल सेटल्ड लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है, जेनरालिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगांड, मतलब अ जनरल लॉ डज नॉट ओवरराइड अ स्पेशल लॉ। सामान्य कानून विशेष कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता। नवनीत लाल वर्सेस गोकुल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और भी क्लियर कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी विल को इंटरप्रेट करने का सवाल आएगा तो हम इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रिंसिपल्स को ही देखेंगे, एविडेंस एक्ट के जनरल रूल्स को नहीं। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, जहां से मेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और वो है सेक्शन 102 और सेक्शन 103 के बीच का डिफरेंस। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये कंपैरिजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखिए सेक्शन 102 का नेचर क्या है, वो एक एक्सेप्शन है एक्सक्लूजनरी रूल का, जबकि सेक्शन 103 एक सेविंग क्लॉज है। सेक्शन 102 किस पर अप्लाई होता है? थर्ड पार्टीज पर, और सेक्शन 103 विल्स पर। पर्पस भी अलग है, 102 का पर्पस है थर्ड पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और 103 का पर्पस है स्पेशल लॉ को प्रोटेक्ट करना। यही इनका कोर डिफरेंस है। ऑलराइट, तो अब फटाफट कुछ एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स देख लेते हैं और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 102 की नेचर क्या है, एक्सेप्शन है या सेविंग क्लॉज, या सेक्शन 103 क्या है। मेंस में या तो शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है या फिर थर्ड पार्टी से जुड़ा कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे कॉमन क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्शन 102 एंड सेक्शन 103। इसके लिए तो बिल्कुल तैयार रहिए। तो क्विक रिवीजन के लिए बस 2 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। सेक्शन 102 कोर कॉन्सेप्ट है थर्ड पार्टीज को ओरल एविडेंस यूज करने देना, और इसका नेचर है एक्सेप्शन। सेक्शन 103 कोर कॉन्सेप्ट है विल्स के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट को प्रोटेक्ट करना, और इसका नेचर है सेविंग क्लॉज। बस इतना याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आखिर में द क्रूशियल पॉइंट इज कि सेक्शंस 102 और 103 डॉक्यूमेंट्री रूल्स की स्ट्रिक्टनेस और इक्विटेबल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाते हैं, और यही बैलेंस हमारी लीगल सिस्टम की खूबसूरती है। तो जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, एविडेंस एक्ट में और ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो जनरल रूल्स और स्पेसिफिक जस्टिस के बीच ऐसा ही बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं? जरा सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स के लिए ऐसे ही फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।